गुड मॉर्निंग टू ऑल। माई सेल्फ यश नागपाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स में इजी बाय यश में। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के लास्ट लेक्चर में जो भी हमारा चैप्टर चल रहा है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल, उसमें हमने सबसे पहले देखा कि चैप्टर का मतलब क्या है। इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल, इंटरपोलेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी। अजम्पशंस ऑफ इंटरपोलेशन में मैंने आपको दो अजम्पशंस बताए थे। इसमें कि मैंने आपको मतलब एक का बताया था और दूसरे का बोला था कि आप होल्ड कीजिए, इसमें आगे क्वेश्चन आएगा उसके बेस पे बताऊंगा और वो क्वेश्चन आज ही आएगा, तो उसके बेस पे फिर आपको अजम्पशन इजीली समझ में आ जाएगी। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें मैंने आपको डिफरेंस टेबल बनाना सिखाई थी और न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला ये मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, और टेबल में डेल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डेल स्क्वायर की कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हम यहाँ पे टेबल इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू नहीं है। नहीं तो जैसे फर्स्ट चैप्टर में तो डायरेक्टली फंक्शन से ही हम डेल और डेल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उससे हम निकाल लेते हैं। अब लास्ट लेक्चर तक हमने नॉर्मल जो फॉरवर्ड जो है हमने वो क्वेश्चंस किए थे जिसमें जो हमको हमारी टेबल होती थी उसमें हमको टॉप की वैल्यूज या मिडिल तक की वैल्यू से कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती थी। आज मैं आपको उस टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें हमको उस x के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालनी है जो टेबल के बॉटम मोस्ट में है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले तो आप जब भी कोई क्वेश्चन देखें सबसे पहले देखें कि भाई जो x की वैल्यूज हैं वो इक्विडिस्टेंट है या नहीं है, मतलब यानी कि जो हर दोनों x की वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है या नहीं है। ठीक है, अगर सेम नहीं है तो वो तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे उसमें आएगा। अगर सेम है तो जो ये जो चैप्टर मैं आपको करा रहा हूँ उसमें अब दो मेथड है। अगर सेम में भी अगर x की वैल्यू अगर टॉप में या मिडिल में है ना, खाली इस चैप्टर के हिसाब से बता रहा हूँ है ना, क्योंकि आगे ऐसा चैप्टर आएगा जिसमें हमको जो x की वैल्यू है मिडिल में दी हुई रहेगी और उसमें सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला लगेंगे, वो फिर अलग चैप्टर है। अभी के हिसाब से अभी ये मान के चलिए कि आपने वो चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है, तो अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू दें जो टॉप में या मिडिल में है तो आपको न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाना है। और अगर आपको कोई बॉटम मोस्ट की वैल्यू दे, जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट पॉपुलेशन फॉर ईयर 1925 है ना। तो यहाँ हमको बोला 1925। अब देखो 1925 1921 और 1931 के समथिंग का बीच में, तो ये बॉटम मोस्ट वैल्यू है। तो अगर आपको बॉटम मोस्ट वैल्यू विद इक्विडिस्टेंट वैल्यूज ऑफ एक्स गिवन हो तो आपको न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाना है। अब इस मेन फॉर्मूले में है क्या, मेनली इस फॉर्मूले में आपको खाली फॉर्मूला ही याद रखना है। जो आपने फॉर्मूला याद रख लिया तो बाकी तो जैसे हमने फॉरवर्ड में किया था वैसे आपको बैकअप में भी डिट्टो वैसा सेम टू सेम तरीका करना है। अब देखो x की जो वैल्यूज थी मैंने लिख दी है और y की जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमने लिख दी। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ एक चेंज है। वहां जब हम फॉरवर्ड में लगाते तो यहाँ होता था डेल, यहाँ होता था डेल स्क्वायर, यहाँ होता था डेल क्यूब या डेल फोर है ना। अब यहाँ ये नहीं है, अब यहाँ है डेल, डेल स्क्वायर, डेल क्यूब, डेल फोर। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया फॉरवर्ड में हम फॉरवर्ड डेल लगाएंगे और बैकवर्ड डेल जो हमारा न्यूटन ग्रेगरी का जो है वो बैकवर्ड ऑपरेटर में लगेगा, है ना। ठीक है भाई। तो अब हमने देख लिया भाई 1925 टेबल के बॉटम मोस्ट में है ना। और तो यहाँ हमने डेल, डेल स्क्वायर, डेल क्यूब लिख, अभी तो डायरेक्टली नहीं बता सकते, सबसे पहले हमने डेल वाई निकाला, बैकवर्ड डेल है ना। तरीका निकालने का वही है, सेकंड माइनस फर्स्ट, फिर यहाँ सेकंड माइनस फर्स्ट, फिर सेकंड माइनस फर्स्ट है ना, फिर यहाँ भी सेकंड माइनस फर्स्ट। अब यहाँ एरो आपने देखा होगा मैंने फॉरवर्ड में भी लगाए थे और बैकवर्ड में भी लगाए थे। कारण क्या है, कारण मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। फिर सिमिलरली आपने डेल स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट, और ये हमारी टेबल लास्ट तक कंप्लीट हो गई। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये टेबल हमको जब तक कंटिन्यू करनी है जब तक या तो लास्ट में कोई कांस्टेंट ना आ जाए या फिर जीरो ना आ जाए। ठीक है, अब देखो फॉरवर्ड में हमने पढ़ा था कि x बराबर a प्लस एच यू होता है ना।
यहाँ हल्का सा स्लाइड डिफरेंस है, यहाँ x बराबर a प्लस एन एच प्लस एच यू हो जाता है, एक टर्म एन एच एक्स्ट्रा जुड़ जाती है। वहां a जो होता था वो सबसे टॉप की वैल्यू होती थी, x वो होता था जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको y की वैल्यू निकालनी होती थी। यहाँ x तो वही है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ जो a प्लस एन एच है ये टर्म, ये जो बॉटम मोस्ट वैल्यू है ये वाली, ये a प्लस एन एच की पूरी वैल्यू है। यहाँ खाली a की वैल्यू 1931 नहीं, यहाँ a प्लस एन एच की वैल्यू 1931 है। गौर से सुनिएगा, वापस बताता हूँ। जब हम फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला लगाते थे, तो जब हम x बराबर a प्लस एच यू लिखते थे, तो a की वैल्यू होती थी, मान लो अगर यहाँ पे फॉरवर्ड लगता था, यहाँ a की वैल्यू होती है 1891, लेकिन यहाँ चूंकि बैकवर्ड लग रहा है तो यहाँ x बराबर जो फॉर्मूला हम चेंज करते हैं, x बराबर a प्लस एन एच प्लस एच यू, तो a प्लस एन एच की जो वैल्यू है वो यहाँ पे बॉटम मोस्ट वैल्यू है ना। ठीक है भाई, मेरे साथ सबको क्लियर हो गया होगा। और h जो है इंटरवल ऑफ डिफरेंस है, यहाँ देखो 10 का गैप 10 का गैप 10 का गैप आते जा रहा है ना। और u की वैल्यू जो हमने x बराबर 1925 की कॉरस्पॉन्डिंग निकालने के लिए x बराबर 1925 लिख दिया। a प्लस एन एच की वैल्यू जो कि मैंने आपको बताया बॉटम मोस्ट वैल्यू है, तो हमने यहाँ लिख दी। और h की वैल्यू जो है 10, वो मैंने आपको यहाँ बता दी। तो यहाँ से हमारी u की वैल्यू आ गई -0.6। अब ये जो मैंने आपको बताया, ये जो आपको फॉर्मूला है ये आपको रट के रखना है ना। अब यहाँ खाली जरूरी नहीं कि डेल फोर तो यहाँ इसलिए आया क्योंकि डेल फोर तक तो यह हमारी टेबल है ना, समझ रहे हो। वैसे तो क्या, जितना आपकी टेबल डेल फाइव डेल सिक्स जितना आपकी बढ़ती जाएगी उस हिसाब से बढ़ते जाना। अब देखो मैं आपको दोनों फॉर्मूले में कंपेरिजन करके देता हूँ। वहां होता था एफ ए प्लस एन एच प्लस एच यू की जगह होता था वहां एफ ए प्लस एच यू, या वहां होता था ए प्लस एन एच की जगह ए, यहाँ यू सी वन, यहाँ होता था डेल, यहाँ होता था ए। अब देखो चेंज कहाँ आता है, ड्रास्टिक चेंज। वहां क्या होता था, जब हम बोलते थे यू सी वन डेल एफ ए, फिर वहां यू सी टू चलता था, फिर यू सी थ्री, फिर यू सी फोर। यहाँ थोड़ा अलग माहौल चल रहा है ना। देखो यहाँ के अंदर यू सी वन के बाद यहाँ यू में एक प्लस वन हो गया, और यहाँ तो बढ़ता ही है, नीचे तो बढ़ता ही है ना। नीचे तो आपको बढ़ाना ही है, लेकिन यहाँ यू सी टू की जगह यू प्लस वन सी टू हो गया। फिर यू सी थ्री की जगह इसमें हमने वन ऐड किया तो यू प्लस टू सी थ्री हो गया। और फिर इसमें जब हमने वन ऐड किया तो यू प्लस थ्री सी फोर हो गया। अच्छा, अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो, जैसे मान लो आपने यहाँ गलती से लिख दिया यू प्लस टू, पहले ही लिख दिया आपने कि मान लो यू प्लस वन सी वन लिख दिया, या कुछ ऐसा लिख दिया यू प्लस टू, है ना। तो आपको बस चेक करने का तरीका यही है कि इसका और इसका, यानी कि यहाँ अपर सफिक्स और लोअर सफिक्स का जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ करा तो आपके आना चाहिए u माइनस वन, है ना। सिमिलरली जैसे यहाँ करते तो u प्लस टू माइनस थ्री करते तो u माइनस वन आता। ये एक ट्रिक है, ऐसे तो कहीं लिखी नहीं रहती, लेकिन एक मेरी तरफ से ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आपको कभी कंफ्यूजन होगी, ये अपर सफिक्स और लोअर सफिक्स मैंने सही उसमें ऑर्डर में लिखा है कि नहीं लिखा है ना। मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। एक बार फिर बता देता हूँ। न्यूटन फॉरवर्ड का फॉर्मूला होता है एफ ए प्लस एच यू बराबर एफ ए प्लस यू सी वन डेल एफ ए प्लस यू सी टू डेल स्क्वायर एफ ए प्लस यू सी थ्री डेल क्यूब एफ ए एंड सो ऑन चलता जाता है। न्यूटन बैकवर्ड जो है उसमें हम एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस एच यू लगा देते हैं, जबकि एन एच एक्स्ट्रा टर्म होती है। वहां फॉरवर्ड में ए जो है टॉप मोस्ट वैल्यू होती थी, यहाँ बॉटम मोस्ट वैल्यू की होती है ए प्लस एन एच होती है। फिर यहाँ यू सी वन के बाद यू सी टू यू सी थ्री ना होके यहाँ यू प्लस वन सी टू यू प्लस टू सी थ्री यू प्लस थ्री सी फोर अंटिल चलता जाता है। ठीक है भाई। अब देखो, अब a प्लस एन एच प्लस एच यू। अब देखो, वहां जैसे हम बोलते थे एफ ऑफ ए प्लस एच यू, तो ए प्लस एच यू वो टर्म होती है जिससे कॉरस्पॉन्डिंग हमको y की वैल्यू निकालनी थी। अब a प्लस एन एच प्लस एच यू यहाँ वो वैल्यू है x की जिससे कॉरस्पॉन्डिंग हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ 1925 है। हाँ, कंफ्यूज ना हो। यहाँ a प्लस एन एच प्लस एच यू की वैल्यू 1925 है, लेकिन a प्लस एन एच की वैल्यू 1931 है, जो बॉटम मोस्ट वैल्यू है। वहाँ a वैल्यू होती है टॉप मोस्ट, और a प्लस एच यू वो वैल्यू होती है जिससे कॉरस्पॉन्डिंग हमको y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, ओके। अब यहाँ देखो a प्लस एन एच, जो कि मैंने आपको बताया बॉटम मोस्ट वैल्यू है, तो बॉटम मोस्ट वैल्यू हमारे x की वैल्यू हमारे पास 1931 है। फिर u की वैल्यू है -0.6, है ना। डेल एफ ए प्लस एन एच, तो ये हो गया। अब देखो u प्लस वन सी टू, यू प्लस वन सी टू को कैसे खोलेंगे, u प्लस वन इंटू यू प्लस वन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी u प्लस वन u अपॉन फैक्टोरियल टू। अब देखो u
कि हमारे पास वैल्यू है -0.6, तो -0.6 प्लस 1 की वैल्यू आएगी 0.4, फिर u की वैल्यू आएगी -0.6। एक बार आप निकाल लोगे ना, अब देखो u+2 c3 की वैल्यू क्या आएगी, u+2 इंटू u+1 इंटू u अपॉन फैक्टोरियल 3। तो अपने पास अगर u+1 की वैल्यू अगर आपके पास 0.4 है, तो u+2 उसमें एक ऐड कर दो तो 1.4, 0.4 माइनस 0.6, ठीक है। सिमिलरली अब u+3c4, अब बुक में क्या कर रखा है, ये जो वैल्यू है ना इसको नेगलेक्ट कर देगी, इसको बोले बहुत वैल्यू छोटी आएगी, लेकिन नहीं, अपन को ऐसा नहीं करना है। अपन को जितनी भी वैल्यूज आएगी ना, अपन को सारी वैल्यू की कैलकुलेट करके लिखनी है ना। पर ये आंसर में हल्का फुल्का मैनिपुलेट अप करके लिख दो। अगर आपको मान लो आंसर में इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है तो बस ठीक है, ये नहीं निकाले तो लिखना आपको, तो ये टर्म लिखनी तो पड़ेगी ही आपको, हो सकता है आपने नहीं लिखी तो टीचर गलत कर देगा, ठीक है। फिर डेल एफ 1931, अब मैं आपको बताता हूँ इनकी वैल्यू कैसे चुननी है। भाई देखो, शुरुआत में फॉरवर्ड में क्या होता था, मैंने आपको बताया था ऐसा एक एरो बना के सिखाया था, है ना। तो वहां मैंने आपको बताया था कि वैल्यू ऐसे चलती है, टॉप से बॉटम तक चलती है। अब चूंकि यहाँ नोटेशन बैकवर्ड है, तो यहाँ डेल जो बैकवर्ड डेल की जो वैल्यूज है वो यहाँ नीचे से चलेंगी। 1931 के कॉरस्पॉन्डिंग सबसे वैल्यू है 101, वो होगी डेल एफ ए प्लस एन एच। फिर डेल स्क्वायर ए प्लस एन एच की 8, फिर डेल क्यूब, फिर डेल 4, ऐसे चलती जाएगी, है ना, ठीक है ना। तो अब देखो, अब अपन को सबसे पहले यहाँ लिखनी है वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एन एच, यानी कि एफ ऑफ 1931, तो एफ ऑफ 1931 की वैल्यू है 101। फिर डेल एफ ए प्लस एन एच, डेल एफ प्लस एन एच की वैल्यू है 8, है ना। ऐसे वैल्यू रखते जाओ, है ना, सारी नीचे से ऊपर तक चलते जाओ, ठीक है। तो फिर लास्ट में जब आप आंसर निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 96.652, ठीक है। मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो मैंने आपको assumption सेकंड बताया था, तो मैंने आपको बताया होल्ड पे रखो, है ना, उसमें इस क्वेश्चन से वो क्लियर होगा, है ना। अब हमको यहाँ क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हमको u0 प्लस u8 की एक वैल्यू दे रखी है, u1 प्लस u7 की एक वैल्यू दे रखी है, u2 प्लस u6 की एक वैल्यू दे रखी है, और u3 प्लस u5 की वैल्यू दे रखी है ना। और हमको यहाँ बोला है कि u4 u4 की वैल्यू आप निकालो, ठीक है ना। तो अब देखो, इस क्वेश्चन में हमको 8 वैल्यूज दे रखी है ना, दे रखी इन द सेंस मतलब कि एक प्रकार से 7 वैल्यूज दे रखी है और एक हमको निकालनी है, लेकिन टोटल हम यही मानेंगे कि u की टोटल 8 वैल्यूज हमको गिवन है, ठीक है, समझ गए होंगे, है ना। अब देखो, अब वहां मैं उस assumption पे वापस नहीं जाऊंगा, मैं आपको यहीं से समझाऊंगा, फिर आप वापस इसको पढ़ लेना, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, है ना। अब देखो, यहाँ हम तर्क देंगे कि सिंस 8 वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन यानी कि u x, है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हम बोलेंगे चूंकि हमको 8 वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन आर गिवन है। अब आप इससे कंफ्यूज मत होना कि 8 वैल्यू यानी कि u1 u0 u8 u1 u7 सबकी अलग अलग वैल्यूज गिवन नहीं, इनका अगर हमको सम में भी दे रखा है तो हम टोटल इनको अलग अलग ही मानेंगे, है ना। तो हम बोलेंगे चूंकि हमको 8 वैल्यूज ऑफ फंक्शन आर गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हेंस वी कैन अप्रोक्सीमेट द फंक्शन बाय 7 डिग्री पॉलिनोमियल, है ना। तो वहां भी मैंने ये लिखा था, है ना, अगर assumption में आप देखोगे तो वहां हमने लिखा था कि माना अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y, है ना, y बराबर fx, है ना, जैसे यहाँ ux है, और अगर वो फंक्शन y की वैल्यूज देता है y0 y1 y2 y3 अप टू yn, x की वैल्यूज के लिए, अगर हम x की वैल्यू x0 x1 x2 अप टू xn अगर उस फंक्शन y बराबर fx में डालेंगे, तो हमको y की वैल्यूज मिलती है y0 y1 y2 yn, है ना। तो फिर हम बोलते हैं कि हम जो हमारा फंक्शन है उसको एक ऐसे पॉलिनोमियल से Pn(x), जिसको मैंने बोला था, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। इस प्रकार की Pn(x0) की वैल्यू आती है fx0, Pn(x1) की वैल्यू आती है fx1 एंड और सो ऑन करके Pn(xn) की वैल्यू आती है fxn। सिमिलरली हमने यहाँ भी यही तर्क दिया है, हमने बोला कि क्योंकि 8 वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन आर गिवन, फंक्शन यहाँ पे ux है, हेंस वी कैन अप्रोक्सीमेट द फंक्शन बाय 7 डिग्री पॉलिनोमियल। अब आपको मेनली बस यही याद रखनी है बात, कि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, आपको मान लो अगर आपको, जैसे आपको फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने आपको क्वेश्चन करके बताया था, इसमें हमको कुछ x की वैल्यूज गिवन रहती हैं, और एक x की वैल्यू के लिए हमको क्वेश्चन मार्क गिवन रहता है, हमको कॉरस्पॉन्डिंग वो वैल्यू निकालनी रहती है ना। तो इसको मिसिंग टर्म वैल्यूज कैसे, अब फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से हमको ये मेथड नहीं पता था कि हमको करना कैसा है। अब वहाँ कैसे क्या था, वहाँ हमने ये मेथड अप्लाई किया था
कि हमको जितनी भी वैल्यूज गिवन होती है ना, हम वहां बोलेंगे, जैसे अगर हमको n वैल्यूज गिवन होती है, n+1 वैल्यूज गिवन होती है ना, n+1, तो हम बोलेंगे वी कैन अप्रोक्सीमेट द फंक्शन बाय 100 डिग्री पॉलिनोमियल, है ना। तो क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आपको करना क्या है, मेनली आपको बस ये ध्यान देना है कि आपको जितनी वैल्यूज गिवन है ना, तो आपको उतना डेल की पावर करके ux बराबर 0 कर देना है। ठीक है। अब फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि डेल की जो वैल्यू होती है ऑपरेटर की, वो होती है e-i, है ना। अब ये सेम टू सेम तरीका मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बता रखा, बहुत इजी है। अब आप इसको बाइनोमियल खोलेंगे तो e⁻8 -8c1 e⁻7 चलाते जाइए, लास्ट तक ये हो गया, है ना। अब यहाँ ux से, अब ux को जब बाहर ऑपरेट करेंगे, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में e ऑफ fx की वैल्यू होती है f ऑफ x प्लस nh, है ना। अब देखो, जब e की बार 8 ux पे ऑपरेट करेंगे तो 8 जो है यहाँ यहाँ ऑपरेट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ अब इसको एक प्रकार से जीरो ही मान के चलें, तो जीरो, तो यहाँ u8 हो जाएगा। फिर यहाँ जब e7 जो है इस पे यहाँ ऑपरेट होगा तो ये 7 हो जाएगा, u7 फिर u6 सब चलता जाएगा। अब हमने क्या किया है, अब दिमाग में ये आ सकता है कि भाई हमको इन्हीं पेयर में क्यों वैल्यू दी है ना, अलग अलग वैल्यू क्यों नहीं दी है। अब यहाँ देखो, यहाँ u0 और U8 को हमने एक साथ लिया। फिर देखो U7 और U1 का जो है -8 जो है कॉमन आ रहा है ना। तो देखो यहाँ क्वेश्चन इस प्रकार से सेट किया गया है कि जो हमको फैक्टर जो क्वेश्चन में गिवन है, उनको हम कंबाइन करके एक साथ लिख सकते हैं ना, या कह सकते हैं उनके जो को फैक्टर्स हैं वो बराबर आ रहे हैं, तो हमने उनको कॉमन ले लिया, है ना। तो U0 प्लस U8, U1 प्लस U7, U2 प्लस U6 और U3 प्लस U5 की तो वैल्यू हमको पता है, हम U4 की टर्म अकेली बच रही है, तो यहाँ हमने इनकी वैल्यू क्वेश्चन से डाली, फिर हमने इनको सॉल्व किया, तो हमारे पास ये लास्ट में इक्वेशन आएगी। तो यहाँ से हम U4 को जब डिवाइड, U4 बराबर आएगा 10/70, तो ये हमारी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। होप आपको समझ में आ गया होगा मेन इस चीज कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में मेनली कैलकुलेशन के अलावा खाली एक मेन कॉन्सेप्ट ही है कि आपको जितनी n की वैल्यूज गिवन है, मान लो n+1 वैल्यू गिवन है, तो आपको उस फंक्शन को उससे कम n की वैल्यूज, एक कम पे, अगर n+1 वैल्यू गिवन है तो n डिग्री पॉलिनोमियल से आपको उसको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। यहाँ हमको 8 वैल्यूज गिवन थी, तो हमने एक कम यानी कि 7 डिग्री पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। ये लिखकर जितनी आपको वैल्यूज गिवन है उतनी डेल की पावर चढ़ाकर यूएस से मल्टीप्लाई करके, और सॉरी मल्टीप्लाई में ऑपरेट करके उसको बराबर 0 करते हो, ठीक है। अब आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है ना। और इस ये क्वेश्चन कराने के साथ आपका जो सेकंड चैप्टर है इंटरपोलेशन और इक्वल इंटरपोल, वो मेरी तरफ से खत्म हो जाएगा, है ना। अब एक क्वेश्चन आया था, फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता रहता है एग्जाम में, है ना। ये बताएगा फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर आपको x की ये वैल्यूज गिवन है और y की ये वैल्यूज गिवन है ना, और फिर बोला हेंस फाइंड फंक्शन f4, है ना। तो सबसे पहले तो भाई, अगर मान लो अपन को क्यूबिक पॉलिनोमियल ये नहीं गिवन होता, है ना, मान लो ये अपन को नहीं गिवन होता, तो अगर अपन को सीधा f4 की वैल्यू गिवन होती, तो हम तो क्या है भाई, सीधा सीधा टेबल बनाते और f4 की वैल्यू है न्यूटन फॉर्मूले से लगा कर लेते। अब चूंकि हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला है, तो पहले हम पॉलिनोमियल निकालेंगे y और x की टर्म में, फिर हम x की जगह 4 रखेंगे, तो हमारे पास f(4) आएगा। अब देखो, बुक में तो पता नहीं क्या फर्जी तरीके से कर रखा है, अपन वैसे नहीं करेंगे, अपन जनरल तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे कि भाई देखो, सबसे पहले तो x की जो वैल्यूज है 0 1 2 3, वो हमने लिख दी। हम पहले जनरलाइज जो है टेबल हमने सीखी अब तक, वो बनानी है। उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो है y की वो वैल्यूज लिख दी हमने। फिर जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्मल आपको टेबल बनानी है, आपने टेबल बना दी, 0 - 1 1 -0 10 -1, फिर 1 -1, फिर 9 -1 और 8 -2, ठीक है। अब यहाँ तो चूंकि, अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि भाई हमने न्यूटन फॉरवर्ड ही क्यों लगाया। हाँ, आपकी मर्जी है, आप न्यूटन चाहें तो बैकवर्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन न्यूटन बैकवर्ड हम इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे न्यूटन हम फॉरवर्ड ही लगा रहे हैं, है ना। तो चूंकि मैंने आपको बताया था x बराबर a प्लस एच यू लगाया है हमने, है ना। तो a बराबर वो वैल्यू जो सबसे टॉप की वैल्यू होती है, चूंकि हम न्यूटन फॉरवर्ड लगा रहे थे, यहाँ a की जो टॉप मोस्ट वैल्यू वो है 0 है, तो हमारे लिए काम आसान हो गया। तो a बराबर 0 रखा और h बराबर ये सबके बीच में जो डिफरेंस है वो वैल्यू आ रही है 1 आ रही है ना। तो 0 + 1 × u, है ना। तो u बराबर x आ गया था, यानी u बराबर x है, यानी u। अब देखो, वैसे नॉर्मल क्वेश्चंस में क्या होता है कि u की वैल्यू कांस्टेंट आती है, लेकिन यहाँ चूंकि हमको, और वहाँ x की वैल्यू कोई वो वैल्यू होती है जिससे कॉरस्पॉन्डिंग हमको y की वैल्यू निकालनी होती थी, लेकिन चूंकि हमको पॉलिनोमियल निकालना है ना, तो हम x को x ही रखेंगे, है ना। अब देखो,
फिर हमने फॉर्मूला लिखा, तो देखो वैसे फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच यू। ए प्लस एच यू यहाँ पे एक्स है ना, तो हमें एक्स ए प्लस एच यू की जगह एक्स लिखा। फिर एफ ऑफ ए बराबर 0 है। फिर हम बोलते हैं यू सी वन डेल एफ, अब यू बराबर हमने यहाँ निकाला एक्स और डेल एफ ए की वैल्यू 0 है ना। फिर सिमिलरली यू सी टू डेल स्क्वायर एफ है, यू बराबर एक्स से ए बराबर 0 है, और सिमिलरली ये लास्ट टर्म लिख दी। ठीक है ना, तीन इसलिए है क्योंकि हमारे टेबल में लास्ट है डेल तक खत्म हो रहा है, डेल क्यूब तक, है ना। उसके बाद जो हमारा सबसे लास्ट इजी सबसे टर्म है, हमने एफ जीरो की वैल्यू रखी, फिर डेल एफ जीरो की वैल्यू रखी, फिर इन सब की वैल्यू रखते गए, लास्ट में हमारा एफ एक्स की वैल्यू जो है ये आ गई, है ना। फिर हमको बोला है एफ फोर की वैल्यू निकाला, तो हमने एफ फोर की वैल्यू डाल के देख ली। अब हमारे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना। तो देखो अगर आपको चेक करना हो ना, हमारे पास क्या है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब देखिए माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर आपको चेक करना कि आंसर सही है कि नहीं, तो बहुत इजी से आपने वन डाला, तो वन माइनस टू प्लस वन, तो देखो ये आपके आया वन प्लस वन माइनस टू, हो गया जीरो। आपने जीरो डाला तो जीरो माइनस जीरो प्लस वन, फिर आपने टू डाला तो एट माइनस टू का स्क्वायर फोर, टू से एट प्लस वन, फिर अगर थ्री डालोगे तो थ्री की वैल्यू सिक्स से हो जाएगी, है ना। तो मेरे हिसाब से आपको ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, और ये चैप्टर मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक में सबसे इजीएस्ट चैप्टर माना जाता है। अभी हो सकता है आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत टफ पड़ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन होता क्या है कि शुरुआत में हमारे साथ भी ये हुई थी। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि जो जीके वाले स्टूडेंट्स हैं, वो तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर ही लें, क्योंकि हमारे टाइम में क्या हुआ था, जैसे मैंने तो एनए ही ली थी, काफी बच्चों ने क्या किया था, ओटी का जो ऑप्टिमाइजेशन रिसर्च पेपर होता है वो ले लिया था, कईयों ने पढ़ भी लिया था, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसी क्या बात हुई थी हमको खुद को क्लियर समझ में नहीं है, लेकिन कुछ एमडीएसयू की तरफ से या टीचर्स की तरफ से लास्ट में एक सब्जेक्ट हटा दिया गया था, है ना, और न्यूमेरिकल एनालिसिस ही कंफर्म पेपर या रख दिया गया था, तो सब बच्चों को एनए ही लेनी पड़ती। तो जीसी वालों के लिए तो मेरी ये राय है कि आप जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं ना, रेगुलर के लिए, मेनली प्राइवेट वाला तो आपको जो लेना लो, रेगुलर के लिए आप एनए ही पेपर लें। और जो बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो एनए लेने के मूड में है, मैं तो मेरी सजेशन यही है कि एनए लीजिए, क्योंकि इस साल का वो जो पेपर आया था उसमें एनए का पेपर ज़्यादा इजी आया था, ओटी से, ओटी का पेपर बहुत टफ आया था। और ओटी में एक्चुअली होता है क्या है कि ये टेबल सेबल्स बनानी होती है, तब कोई ज़रा सी भी ऊपर नीचे काम होता है, कोई गलत हो सकता है। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप एनए का पेपर लें। हो सकता है आपको शुरू में फर्स्ट चैप्टर आपको शुरू शुरू में लगता है कि टफ है, और वाकई में मेरे हिसाब से पूरी बुक में सबसे जो टफेस्ट चैप्टर है वो आपको फर्स्ट चैप्टर रहता है, लेकिन अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो धीरे धीरे फिर आपके लिए सारे चैप्टर इजी हो जाएंगे, है ना। तो मेरी तरफ से आपके जो शुरू के जो दो चैप्टर्स हैं, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, वो खत्म होते हैं, है ना। फर्स्ट चैप्टर में कुछ ऐसे थोड़े से टफ क्वेश्चंस कह सकते हैं या मिसलेनियस से क्वेश्चन बच गए हैं। और मैंने आपको कहा था वहाँ किसी भी एक चैप्टर में मिडिल में या लास्ट में जब रहने का पेपर खत्म होने वाला होगा, वो आपको एक अलग से लेक्चर बता के वो आपको सारे क्वेश्चंस उसी में ही जो बचे हुए जितने चैप्टर से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो आज का ये लेक्चर को पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हर साल ऐसे बहुत बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं। और मेरी गारंटी है, मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दूँ, अगर आप मेरी वीडियोज़ ही देख लो, आपके गारंटी 50 में से 40 प्लस नंबर आएँगे। मेरी गारंटी है, आपको 1 रुपया कहीं खर्च करने की ज़रूरत नहीं है कोचिंग में, है ना? फ्री की कोचिंग मिल रही है, मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेरा भी आपसे ये अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, नई वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपको नई-नई वीडियोज़ आ सके। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जो हमारा नया चैप्टर होगा इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। थैंक यू।